तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ फिर से करंट अफेयर की क्लास, जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंटों के साथ है और बहुत ही अच्छे प्रश्नोत्तरों के साथ है। दोस्तों आज का जो करंट अफेयर होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे विनम्र निवेदन है जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने मित्रों में, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिले, अच्छा कंटेंट उनको भी अपने नोट्सों में लिखने का मौका मिले। तो दोस्तों आज की डेट में सहायता करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, तो अपने दोस्तों की भी सहायता करें, खुद भी करें और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनकी भी सहायता करें। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि करंट अफेयर का है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों वो प्रक्षेपित किया गया है आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन LBM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि पहले का बी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, देखते हैं। CMS-03 सैटेलाइट इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट आल्सो नो एज GSAT-7R। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह है भारतीय नौसेना के लिए एक उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह है जो भारतीय युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और तटीय कमांड केंद्रों के बीच सुरक्षित और वास्तविक समय संचार निश्चित करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो पनडुब्बियाँ होती हैं, युद्धपोत होते हैं, विमानों के बीच में ये समय को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इसका वजन जो हो जाएगा दोस्तों, वजन हो जाएगा 4400 किलोग्राम। यह उपग्रह भू स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? GTO में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, रॉकेट का नाम हो जाएगा LBM-3। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें LBM-3 की, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, लॉन्च की तिथि हो जाएगी 2 नवंबर 2025। स्थान हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पॉइंट भी अच्छा समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं कैमरून के, यानी कि 2 का भी आंसर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। कैमरून के सर्वोच्च कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में 92 वर्षीय पॉल बिया को विजेता घोषित किया है। वह दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए हैं। उनका यह 8वां कार्यकाल होगा। वह 1982 से राष्ट्रपति पद पर है। कब से? 1982 से राष्ट्रपति पद पर बरकरार है। ठीक है, कैमरून के बारे में पढ़ लेते हैं। कैमरून मध्य और पश्चिमी अफ्रीका देश में आता है। ठीक है, राजधानी याउंडे है। मुद्रा यहाँ की मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया दोस्तों? तो बताएंगे। तो दोस्तों वो किया गया है आपका सी आंसर इज राइट आंसर, बीजिंग चीन में। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इनके पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। चीन के राजधानी बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? बीजिंग चीन में। ठीक है, प्रतिमा का प्रकार है, यह एक कांस्य अवक्ष प्रतिमा है, यानी कांच की आधी प्रतिमा, यानी सीने तक की। ठीक है, अच्छा अवक्ष कहते हैं सीने तक की। अच्छा, मूर्तिकार इसे प्रसिद्ध चीनी मूर्तिकार युआन शिकुन ने तराशा है, जिन्होंने 2005 में बीजिंग के चाओंगयांग पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित की थी। जिस मूर्तिकार ने इनकी प्रतिमा को स्थापित किया है, यानी बनाया है या तराशा है, उसने ही एक 2005 में एक बार फिर से गांधी जी का जो प्रतिमा थी वो बना चुका है। ठीक है, स्थापित कर चुका है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, किस लेखक ने उपन्यास रेक्स फॉल के लिए उर्सुला के ली गिनी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो वो जो जीता है दोस्तों, वज्र चंद्रशेखर ने। किसने जीता? वज्र चंद्रशेखर ने, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर। पॉइंट हो जाएंगे। उर्सुला के ले
गिनी पुरस्कार 2025 विजेता हो जाएंगे ब्रज चंद्रशेखर, जो श्रीलंका के लेखक हैं। कहाँ के लेखक हैं? श्रीलंका के लेखक हैं। पुरस्कृत उपन्यास हो जाएगा रैक्सफॉल, और जो 2024 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों 2024 में तो ये प्रकाशित हुआ, बट पुरस्कार अब दिया गया है। ठीक है दोस्तों। पुरस्कार राशि, इस पुरस्कार के तहत चंद्रशेखर को 25,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं। ठीक है। और उपन्यास का विषय हो जाएगा रैक्सफॉल को विज्ञान कथा के क्षेत्र में एक असाधारण कीर्ति माना है। विज्ञान कथा जो होती है उसके लिए इसको प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। आइए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? तो किस वर्ष को घोषित किया है? तो यानी कि 5 का ए आंसर इज राइट आंसर, यानी 2026 को घोषित किया है। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं इसके पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। घोषणा कहाँ हुई है? 22वें एशियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है। तिथि हो जाएगी 26 अक्टूबर 2025 को वर्चुअली आयोजित किया गया था। ठीक है। और निर्णय की बात करते हैं, निर्णय 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई साहब 2026 जो होगा उसमें आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। उद्देश्य हो जाएगा समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग और अधिक गहरा व्यापक बनाना। यानी इनका उद्देश्य था कि भाई समुद्री जो नौसेना वगैरह या समुद्री व्यापार वगैरह उसमें जो हमारा तालमेल अच्छा बना रहे, उसका उद्देश्य ये है। अच्छा, साझेदारी की बात करें तो साझेदारी आसियान के सभी 11 देश कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और टिमोर लेस्ते, जो कि इसी बार इसमें शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया की पहली 3D पवन डेटा प्रणाली फिलियन कॉन्स्टेलेशन की स्थापना किस स्टार्टअप द्वारा की जाएगी? तो किस स्टार्टअप द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ तो बताएंगे इसकी आंसर। तो इसकी जो सही आंसर होगा इसका होगा सी आंसर इज राइट आंसर। इसका हो जाएगा स्टेलेरस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। 3D पवन डेटा प्रणाली फिलियन कॉन्स्टेलेशन की स्थापना हांगकांग के स्टेलरस टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप द्वारा की जाएगी। यह हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक स्टार्टअप है जो दुनिया में पहली बार उपग्रहों के माध्यम से 3D डेटा प्रदान करेगा। क्या करेगा? 3D डेटा किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, उपग्रहों के माध्यम से। उद्देश्य हो जाएगा पवन की गति, दिशा और ऊंचाई के साथ उनमें बदलाव का सटीक त्रिआयामी डेटा एकत्र करने के लिए उपग्रहों का एक समूह बनाना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सभा के 8वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी नई दिल्ली भारत में, जो कि भारत मंडपम में किया है। ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आयोजन स्थल हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली। तिथि हो जाएगी इसकी 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया है। मेज़बानी भारत ने इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम की मेज़बानी की है। मुख्य उद्देश्य और ऊर्जा को बढ़ावा देना और सभी के लिए सस्ती सौर ऊर्जा के साझा लक्ष्य की दिशा में कार्रवाई को संरेखित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा भारत की पुरुष रग्बी सेवेंस टीम ने मस्कट में आयोजित एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवेंस 20 ट्रॉफी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यानी कि 8 का बी आंसर इज राइट आंसर, रजत पदक जीता है भारतीय टीम ने। ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पुरुष रग्बी सेवेंस टीम ने मस्कट में एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवेंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता बनकर रजत पदक जीता है। उप विजेता रही है। ठीक है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवेंस सीरीज एशिया की शीर्ष स्तरीय रग्बी सेवेंस प्रतियोगिता में उन्नति प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। कजाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जो विजेता रहा है वो कजाकिस्तान रहा है और स्वर्ण पदक विजेता है। आयोजक स्थल हो जाएगा मस्कट, जो कि ओमान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
फार्मूला 1 मोटर रेस मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लैंडो नॉरिस मैकलारेन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। लैंड नॉरिस एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जो मैकलारेन के लिए फार्मूला 1 स्पर्धा में स्पर्धा करते हैं। लैंडो नॉरिस की यह इस सीज़न की छठी और उनके करियर की 10वीं जीत थी, यानी कि इस सीज़न में तो वो छठी रेस जीती और अपने करियर में 10 रेसें जीत चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा बात कर लेते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है इस जीत के साथ उन्होंने अपनी टीम के साथी ऑस्कर पियासास्त्री को सिर्फ 1 अंक से पीछे छोड़ते हुए फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियन ट्रॉफी में बढ़त हासिल की है, यानी कि 1 ही अंक से अपने ही साथी को इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में बढ़त हासिल की थी अपने साथी से। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, प्रतिष्ठित कॉनीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भारत ने, यानी कि बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखिए इनके बारे में हो जाएगा थोड़ा सा। प्रतिष्ठित कॉनीवेरा पोलो कप 2025 प्रतिष्ठित कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 विजेता हो जाएगा आपका भारत, उप विजेता हो जाएगा अर्जेंटीना। फाइनल स्कोर भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 के इस करीबी अंतराल से हराया है। ठीक है, आयोजन स्थल हो जयपुर पोलो ग्राउंड नई दिल्ली में। ठीक है, भारत टीम के कप्तान सवाई पद्मनाभ सिंह जी थे। कौन थे? सवाई पद्मनाभ सिंह जी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 इज इम्पोर्टेंट। 11 हो जाएगा, फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? तो कौन सा क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया दोस्तों? तो बताएंगे, इसमें शुरू किया है फीफा एशियन टूर्नामेंट। फीफा एशियन टूर्नामेंट, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं अगला इसके बारे में। तो इसके बारे में हो जाए फीफा एशियन कप की मुख्य बातें हो जाएंगी। घोषणा 47वें एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर मलेशिया। आयोजक स्थल हो जाएगा फीफा और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, एशियन जिसे कहते हैं। उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय फुटबॉल के मानक को बढ़ावा, क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अगले पॉइंट की। स्वरूप हो जाएगा इसका यह टूर्नामेंट फीफा अरब कप के मॉडल पर आयोजित किसके मॉडल पर आयोजित? फीफा अरब कप के मॉडल पर आयोजित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सवाल सारे के सारे अच्छे लगे होंगे और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो कृपया नोट्स बनाएं। और हमारे चैनल पर जो व्यक्ति पहली बार आए हैं, जो मित्र पहली बार आए हैं, तो आपसे अनुरोध है मित्र कि आप हमारे चैनल को कम से कम 3 या 4 दिन विजिट करें और साथ में अपने नोट्स भी बनाएं। पॉइंट अच्छे लगें और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब कराएं, अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से जो पढ़ते हो उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर बेस्ट कंटेंट के लिए, जो कि डे टू डे चल रहा है। और बहुत जल्दी दोस्तों हम बहुत अच्छी वो टेस्ट सीरीज़ लगाने वाले हैं अपने चैनल पर, जो कि आगामी परीक्षाएं हैं यूपी में भी और एसएससी के द्वारा भी और रेलवे के लिए। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट इकट्ठा हो चुका है, बस पीडीएफ बनने बाकी और आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये आई थिंक मैं मानता हूँ कि 3 से 4 दिन लगेंगे अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, इतने इंतज़ार करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।